जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां सही और गलत का कोई फर्क नहीं, जहां का राजा एकदम चौपट हो और जहां हर चीज, चाहे वो भाजी हो या मिठाई, एक ही दाम पर मिलती हो। आज हम ऐसी ही एक दुनिया में चलने वाले हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अमर नाटक अंधेर नगरी की दुनिया में। नमस्कार, मैं विपुल सोलंकी हूं और आज हम साथ मिलकर इस मशहूर व्यंग्य नाटक की परतों को खोलेंगे। और यकीन मानिए, ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी उस समय थी जब ये लिखी गई थी। तो आज की हमारी ये चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे अंधेर नगरी के बारे में, फिर वहाँ के मशहूर टके सेर बाजार को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे राजा का अजब गजब न्याय, फिर कहानी के मज़ेदार क्लाइमैक्स तक पहुँचेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस नाटक का गहरा व्यंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंधेर नगरी सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये तो हिंदी साहित्य का एक नगीना है और उस दौर के शासन पर एक बहुत ही तीखा व्यंग्य भी। इस नाटक की सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हैं क्या है? ये हंसी मजाक और मखौल के पर्दे में बहुत गहरी और गंभीर बातें कह जाता है। मतलब कॉमेडी के जरिए एक ऐसे बिगड़े हुए राज्य की पोल खोलता है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो इस पूरी बेतुकी दुनिया की नींव रखता है, और वो है अंधेर नगरी का बाजार। कहानी की शुरुआत होती है एक महंत से, जो अपने दो चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ इस अजीब से शहर में आते हैं। शहर की चकाचौंध तो वो देखते हैं, पर असली हैरानी तो उन्हें बाजार में होती है। और यहीं हमें वो लाइन सुनने को मिलती है जो इस नाटक की पहचान बन गई। इस एक लाइन में ही पूरे राज्य का हाल बयां हो जाता है। एक ऐसी नगरी जो अंधेर है, जिसका राजा चौपट है और जहां भाजी और खाजा यानी सब्जी और मिठाई दोनों एक ही भाव में टके सेर बिक रहे हैं। किसी चीज की कोई कीमत ही नहीं। गुरुजी तो समझदार थे, वो तुरंत इस खतरे को भाप गए। उन्होंने कहा, भाई ऐसी जगह पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए जहां अच्छे बुरे गुणी अवगुणी में कोई फर्क ही ना हो। लेकिन उनका एक चेला गोवर्धन दास, वो तो लालच में आ गया। उसे लगा, वाह, यहाँ तो मजे ही मजे हैं, सस्ते में बढ़िया खाना मिलेगा, और वो वहीं रुकने की जिद करने लगा। तो एक तरफ ये टके सेर वाला बाजार है और दूसरी तरफ है इस राज्य की न्याय व्यवस्था। अब जरा देखते हैं कि यहाँ इंसाफ कैसे होता है, जहाँ अकल के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो न्याय का ये पूरा तमाशा शुरू होता है एक शिकायत से। एक आदमी दौड़ता हुआ राजा के दरबार में आता और कहता है, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, मुझे इंसाफ चाहिए। और बस यहीं से शुरू होता है एक दूसरे पर इल्जाम डालने का एक मजेदार खेल। कल्लू बनिया कहता है, गलती मेरी नहीं, कारीगर की है, उसने दीवार कमजोर बनाई। कारीगर कहता है, चूने वाले ने चूना खराब दिया। चूने वाला भिष्टी पर डाल देता है कि उसने पानी ज्यादा डाल दिया। भिष्टी कहता है, कसाई ने मश्क बड़ी बना दी, और कसाई अपनी गलती गडरिये पर डाल देता है कि उसने उसे बड़ी भेड़ी बेच दी थी। और घूम फिरकर ये पूरा इल्जाम आ जाता है शहर के कोतवाल साहब पर। गडरिया कहता है, हुजूर, कोतवाल साहब की सवारी इतनी धूमधाम से निकली कि मेरा ध्यान भटक गया और मैंने कसाई को बड़ी भेड़ दे दी। तो मतलब बकरी के मरने का असली जिम्मेदार कौन? कोतवाल। अब चौपट राजा को तो बस एक बलि का बकरा चाहिए था। उसे कारण या तर्क से क्या लेना देना। उसने फौरन हुक्म सुना दिया, अच्छा, ले जाओ इसे, कोतवाल को अभी के अभी फांसी पर लटका दो। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगा कि बेवकूफ़ी की हद यहीं खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। कहानी का सबसे मजेदार और बेतुका मोड़ तो अब आने वाला था। हुआ ये कि जब कोतवाल को फांसी देने ले गए, तो फांसी का फंदा निकला बड़ा और कोतवाल साहब की गर्दन थी पतली। अब राजा का नया फरमान आया, अरे फांसी तो होकर रहेगी, जाओ शहर में किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को पकड़ कर लाओ जो इस फंदे में फिट आ जाए। तो अब देखिए यहाँ न्याय का कैसा मजाक बन गया। कोतवाल का गुनाह क्या था कि उसकी गर्दन पतली थी और वो बच गया। और हमारे गोवर्धन दास का गुनाह क्या था कि उसने टके सैर मिठाई खा खा कर अपनी गर्दन मोटी कर ली थी और वो फंदे के लिए एकदम परफेक्ट निकला। अब जब बेचारे गोवर्धन दास को अपनी आंखों के सामने मौत खड़ी दिखी, तो उसे अपने गुरु की याद आई। और गुरु तो गुरु होते हैं। वो अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ अपने मूर्ख चेले को बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए। गुरु ने वहां पहुंचकर एक ऐसी चाल चली कि सब देखते रह गए। उन्होंने राजा और सिपाहियों से कहा, अरे रुको, ये तो फांसी पर चढ़ने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है।
इस घड़ी में जो भी मरेगा वो सीधा बैकुंठ मतलब स्वर्ग जाएगा। अब स्वर्ग का लालच देखकर चौपट राजा से रहा नहीं गया। वो तुरंत चिल्लाया, तो फिर हम फांसी चढ़ेंगे, हमारे जीते जी कोई और स्वर्ग कैसे जा सकता है? और बस उस मूर्ख राजा ने खुद ही अपने गले में फंदा डाल लिया। इस तरह चौपट राजा का भी अंत हुआ और अंधेर नगरी का भी। तो राजा के फांसी चढ़ने पर कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी का असली मतलब वो तो अब शुरू होता है। आइए जरा समझते हैं कि ये नाटक इतना खास क्यों है। देखिए, अंधेर नगरी सिर्फ हंसाने वाली कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो समाज को उसकी असलियत दिखाता है। ये उस न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है जहां सजा गुनाह से नहीं, गर्दन के नाप से मिलती है। ये मूर्ख लीडरशिप की खामियों को उजागर करता है, जो स्वर्ग के लालच में खुद ही फांसी चढ़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे लालच और अज्ञानता पूरे समाज को खतरे में डाल सकती है, और कैसे यहाँ हर कोई अपनी गलती दूसरों पर डालता फिरता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, जिस पे सोचना बहुत जरूरी है। क्या अंधेर नगरी, इसका चौपट राजा और इसका उल्टा पुल्टा न्याय सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर आज भी हमें अपने आसपास इसकी झलक कहीं ना कहीं दिखाई देती है? विपुल सोलंकी की ओर से नमस्कार।